हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं। और इससे पहले का यदि आप 2 चैप्टर नहीं देखे होंगे, यानी पहला चैप्टर मेजरमेंट है और दूसरा चैप्टर जो है वो आपका मैकेनिज्म है यानी यांत्रिकी है, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेशन चल रहा है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आगामी जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ठीक है, तो यही हम आज देखेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर से सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप देखिए, फर्स्ट में दिया है, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, यानी पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। भाई पलायन वेग बोले तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है, तो ये पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी का बात आया है, तो बाय द वे आपसे पृथ्वी न देखे पूछ लिया जाए कि सूर्य का पलायन वेग कितना होता है सूर्य से, तो आप क्या कीजिएगा? तो इसलिए आपको वो भी जानना है। देन बात करते हैं चंद्रमा का, पूछ देगा कि चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, तो वो भी आपको जानना है। तो सूर्य का जो होता है ये कितना होता है? 42.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 42.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है सूर्य का। ठीक है, उसी तरह चंद्रमा का बात करें तो इसका हो जाता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी लमसम बोले तो कितना हो जाएगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा चंद्रमा का। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। यानी चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी भाई? तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, यानी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो भी गतिमान होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी वैक्यूम सॉरी दोस्तों, जरा खांसी हो गया। तो देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, यानी सीधा खड़ा क्यों नहीं हो पाता है भाई? जहाँ निर्वात होता है अंतरिक्ष में, तो मालूम है आपका निर्वात होता है। ठीक है, तो वहाँ सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, यानी वहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं रहता है, इसीलिए वहाँ पर वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये नोट में दिया गया है, इसको भी जरा देख लीजिए। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है ना, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारा भेजा जाता है प्रक्षेपित किया जाता है, तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यानी क्यों नहीं गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वो जो रहता है अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण वो नहीं गिरता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है, यानी अपने ही ऑर्बिट में निरंतर वो गति करते रहता है। किस बल के प्रभाव से भाई? तो वो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ही। किस बल के? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट से वो अपनी कक्षा में ही निरंतर गति करते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि यानी चंद्रमा की जो सतह पर पलायन वेग होता है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। अभी हमने देखा कि पृथ्वी का कितना था? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और वहीं चंद्रमा का कितना होता है? 2.38
किलोमीटर पर सेकंड, यानी बोले तो 2.4 के समथिंग, ठीक है। तो वही कर रहा है, चंद्रमा वाला क्या है, ये पृथ्वी से कम है। तो वही बात कर रहा है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। क्यों भाई कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो पृथ्वी की रेडियस से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो इससे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो वी ई इक्वल टू होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाई आर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाई आर। तो ये वी ई क्या होता है, तो ई से होता है एस्केप और वी से होता है वेलोसिटी, यानी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी पलायन वेग बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाई आर। तो ये 2gm क्या है, तो यहाँ पर gm दिया गया है, ये हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। और ये जो m हो गया ये मास हो जाता है, यानी द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। और ये जो r है यही रेडियस है, यानी त्रिज्या होता है। यदि सूर्य का बात करेगा, सूर्य का पलायन वेग, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहेगा और उसके बाद यहाँ पर सूर्य का द्रव्यमान रख देंगे और सूर्य का त्रिज्या रखेंगे। चंद्रमा का कहेगा तो यहाँ पर चंद्रमा का द्रव्यमान और नीचे में चंद्रमा का ही त्रिज्या रखेंगे। पृथ्वी का कहेगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर पुटअप कीजिएगा ना, तो वो एस्केप वेलोसिटी है, यानी जो पलायन वेग का मान है वो निकल जाता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यानी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाई आर, ठीक है। जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक और m द्रव्यमान और r त्रिज्या है, ठीक है। तो वही कारण है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों भाई, तो चंद्रमा की जो त्रिज्या रहती है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो भारहीनता की स्थिति भाइयों जो होता है वो उसका क्या कारण है कि भारहीनता की स्थिति हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसीलिए भारहीनता की स्थिति होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की है किसी झूला पर बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, यदि वो खड़ा हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी टाइम पीरियड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बैठकर वो झूला झूल रही है, यदि वो खड़ा हो जाती है तो क्या होगा, झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। नोट्स में जो है लोलक की लंबाई के बारे में दिया गया है। तो देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है। यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो गर्मियों में धीमा हो जाता है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगता है। तो ये आपको मालूम ही होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका क्या होता है, लोलक घड़ी का मतलब गर्मी में धीमा हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है। क्यों भाई, तो देखिए ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में रहेगा L/G, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने पर यानी जो लंबाई होता है उसको यहाँ पर रखिएगा तो उस पर निकल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ता है तो लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, ठीक है। लंबाई बढ़ता है तो उसका आवर्तकाल भी क्या होता है, तो इसके कारण वो धीमा हो जाती है यानी सुस्त पड़ जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा इस फार्मूला पर रख कर पुटअप करके आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए कोई लोलक है तो लोलक का लंबाई 2 है, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पर लोलक का लंबाई कितना है, 4 है, ठीक है। लोलक का लंबाई लेंथ कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस पर रखिए आवर्तकाल पहले कितना रहेगा, t बराबर यहाँ दे दिया 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। यानी जो लंबाई है इसको यहाँ पर रखिएगा, आवर्तकाल यही ना निकालना है आपको।
यहाँ पर रखिएगा तो पहले से ये कितना है 4 है, लेकिन इस फार्मूला में रखिएगा तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका 2 दूना 4 होता है, यानी 4 रखिएगा तो अंडर रूट में से 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ इस तरह से 2 पाई, और यहाँ पर एल और जी का मान जो रहता है ये इसको भी निकालिएगा तो कम ही न होगा, यानी लोलक काल लंबाई जैसे बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और आवर्तकाल यदि घटेगा तो क्या होगा, उसका वो घड़ी जो होगी वो सुस्त पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हवा में यदि लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या भाई होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद क्या होगा, बाद में गिरेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हवा बोला है यानी एयर है, ठीक है। तो हवा जहाँ होगा उपस्थित वहाँ गिराइएगा तो जिसका मतलब घनत्व ज़्यादा रहेगा, यानी कहने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यानी लोहा में डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, लकड़ी है। और यहाँ पर क्या है, समान भार की गेंद है, ठीक है, दोनों समान भार का है, लेकिन लोहा वाला क्या होगा, पहले गिरेगा और लकड़ी वाला बाद में गिरेगा। वही यदि कहता है यहाँ पर हवा के जगह पर कहता है कि यदि हवा नहीं रहे यानी निर्वात रहे, ठीक है, निर्वात यदि कहता है यानी वैक्यूम, तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों ये जो है दोनों साथ में गिरता है, दोनों एक साथ गिरता है, ठीक है। लेकिन हवा कह दिया है तो ये लकड़ी का बाद में गिरेगा और लोहा वाला पहले गिर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो दे भी दिया है इसके बारे में, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है। इसीलिए वो मतलब धीरे धीरे गिरेगा यानी बाद में गिरेगा, और लेकिन लोहा की गेंद पर वो उसका प्रतिरोध कम होगा, और यानी प्रतिरोध मतलब उसको अवरोध पैदा करना, उसके मार्ग में रोक लगाना, ठीक है, तो वो कम करेगा उस पर लोहा वाले पे, इसलिए वो जल्दी गिरेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, यानी पृथ्वी का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर किसी भी पिंड का वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, ठीक है। और वही विषुवत पर कह दिया जाए तो विषुवत पर कम होता है, ठीक है, यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। यही कारण है। क्या कारण है भाई, कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होता है, ठीक है, और इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है, ठीक है। और जहाँ पर ग्रेविटी, आपको मालूम है कि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं रहेगा वहाँ पर भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका अगला क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए। देखिए नेक्स्ट है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। जब लिफ्ट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसका भार कब भाई सर्वाधिक महसूस होगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, यानी एक्सीलरेटेड मोशन से ऊपर की ओर जा रही है। ये तो हमने पहले भी बता दिया है। जब एक्सीलरेटर रहेगा, एक्सीलरेटर यानी जिसको एक्सीलरेटर आप लोग कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन रहेगा तो एक्सीलरेशन से एक समान एक्सीलरेशन से जा रही है ऊपर तो सर्वाधिक महसूस होगा, और एक समान एक्सीलरेशन से यानी एक समान त्वरण से नीचे आ रही है तब उसका गति में कमी महसूस होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। भूतुल्यकाली उपग्रह यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है भूतुल्यकालिक उपग्रह, तो इसका अवधि कितना होता है भाई परिक्रमा करने का, तो 24 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं, 24 घंटे में ये सब परिक्रमा कर लेता है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती, यानी पृथ्वी जो है और सूर्य है इसके बीच का दूरी दुगुना हो जाता,
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो जितना वर्तमान है उसका 1/4 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जितना वर्तमान था उसका 1/4 भाग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, तो लोलक का समयावधि होता है वो किस पर निर्भर करेगा भाई, तो लोलक की लंबाई पर। अभी हमने देखा कि फार्मूला क्या है लोलक की समयावधि निकालने के लिए, यानी t इक्वल टू क्या होता है 2π√L/g, ठीक होता है ना। तो इस पर यानी लोलक का लंबाई पर ही वो निर्भर करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यदि अचानक वो लुप्त हो जाए तो भाई रिजल्ट क्या निकलेगा, तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार जो है शून्य हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का क्या होगा, भार जो है वो शून्य हो जाएगा, यानी ग्रेविटी ही नहीं रहेगा तो भारीहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण यदि लुप्त होता है तो भार शून्य होगा, यानी वेट जो है W जो है ये शून्य हो जाएगा। W क्या हो गया, शून्य हो जाएगा, लेकिन जो हमारा मास है यानी द्रव्यमान है ये क्या होगा, ये शून्य होगा, तो नहीं ये शून्य नहीं होगा, यानी ये नहीं चेंज होगा, ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मास कभी शून्य नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। यानी क्या है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है भाई, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है तथा चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और जो ग्रेविटी होता है ये इसको कितना मतलब इसका वैल्यू होता है छोटा जी का, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, या इसको कहीं कहीं नहीं रहेगा 9.8 तो लमसम में 10 भी मान लिया जाता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड यूनिवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ग्रेविटी का ही कारण है, यानी ग्रेविटी सेंटर उसको बोला जाता है, ठीक है, यानी गुरुत्व केंद्र के कारण, ठीक है। मान लीजिए कोई इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, एक चिमनी है, ठीक है, या कोई पोल ही है, ठीक है, और इसको मतलब हम इस तरह से मतलब कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं एक तरफ तिरछा है, ठीक है, या इसी को हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है देख रहे हैं यहाँ से मतलब पूरा मतलब इंक्लाइन गया है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इंक्लाइन गया है, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ वर्टिकल गया है और एक तरफ इंक्लाइन गया है, ठीक है, तो सब में अंतर है। बेस के तरफ देखिएगा कहीं पर मतलब इसका ग्रेविटी सेंटर मतलब इसका तो मतलब इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ होगा, ठीक है, इसका भी मतलब निकालिएगा तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और लेकिन इसका निकालिएगा तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब अभी हम आपको समझा देते हैं, चलिए देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई जो मीनार है गिरती क्यों नहीं है भाई, इसका क्या कारण है, वो तो झुकी हुई है, इतना मतलब इंक्लाइन गया है, जो कि अभी हम फिगर में दिखाएं बहुत वो मतलब दोनों तरफ से वो इंक्लाइंड है, यानी दोनों तरफ से वो टेढ़ा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब पीसा की झुकी हुई मीनार है गिरती क्यों नहीं है भाई, इतना टेढ़ा है, तो इसका क्या कारण है, तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, तल के अंदर रहती है। अभी हम यहाँ पर लास्ट में फिगर बनाए थे ना इस तरह से, यानी दोनों तरफ से, सॉरी इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर समझिए, यानी बेस जो होता है चौड़ा होता है और ऊपर जाकर वो पतला होता है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, यानी इधर से भी इंक्लाइंड गया है इधर से भी इंक्लाइंड, यानी इंक्लाइंड मतलब तिरछा गया है, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र रहता है ना, तो मान लीजिए इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दें, तो इसका जो तली वाला क्षेत्र है, तली वाला क्षेत्र यानी नीचे में ज़्यादा इसका गुरुत्व केंद्र रहेगा, इसी के कारण मतलब बेस के
नज़दीक में ये रहता है, इसीलिए मतलब इधर वाला जो लोड होता है वो यहाँ पर वो हैंडल कर लेता है। ठीक है, यदि ये ऊपर रहता है तो वो क्या होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि तली के नज़दीक में उसका गुरुत्व केंद्र रहता है। ठीक है, तो वही बात है। तो आप समझ गए होंगे कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है तल के अंदर ही रहती है। ठीक है, इसी कारण वो नहीं गिर पाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई वस्तु है ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, कहाँ से कहाँ भाई, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ता है। और यदि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए। चक्रीय झूले, चक्रीय झूले पर देखे होंगे कुछ सर्कस वगैरह, या पहले सर्कस लगता था, अभी कोई मतलब मेला वगैरह लगता है, तो देखते हैं कि इस तरह से झूला रहता है। ठीक है, बड़ा सा झूला रहता है, इस पर आदमी बैठकर यहाँ से इसे इसे इस तरह का रहता है। इसमें आदमी क्या होता है, बैठकर इसमें झूला झूलता है। ठीक है, इस पर झूला झूलता है, तो इसी को चक्रीय यानी चक्र रूप में ना, तो इसीलिए चक्रीय झूला इसको बोला जाता है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि चक्रीय झूले पर झूला झूलते समय जो व्यक्ति होता है बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। यानी जो बैठकर उस पर झूला झूलता है उसको बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल वहाँ पर लग रहा होता है, इसीलिए अपकेंद्रीय बल के कारण उसको बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर, यानी अलग अलग केजी के दो मतलब स्टोन है। तो विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यानी अलग अलग केजी का दो पत्थर है, एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा भाई, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, तो ये भी हमने अभी बता दिया है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि क्या कारण है कि दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण क्या क्या है। तो देखिए सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी जो ग्रह हैं किस तरह के लगभग वृत्ताकार या निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्व के कारण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, इसी के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, वो उधर से अपना फोर्स लगा रहा है, वो उधर से अपना फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या होता है बीच में छटपटाते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, यानी टाइड्स आता है। यानी सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आपस में अंतःक्रिया करता है गुरुत्वाकर्षण का, इसी कारण क्या होता है ज्वार भाटा आता है समुद्र में। ठीक है, और ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, ठीक है, ये बताइएगा। ठीक है, अच्छा बताइए कि जो समुद्र से लहरें बाहर की ओर आ रही है तो तट की तरफ आ रही है तो उसको क्या कहा जाता है, और जब लहरें लौट कर पीछे की ओर जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जब लहरें समुद्र से तट की ओर आ रही होती है तो उसको ज्वार कहते हैं। जब लहर मतलब फिर गिर कर मतलब पीछे की ओर लौटती है तो उसको भाटा कहा जाता है, और दोनों को सम्मिलित रूप से ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ दिया करता है एग्जाम में कि ज्वार किसे कहते हैं या भाटा किसे कहते हैं, या कथन निष्कर्ष के रूप में दे देगा तो आपको मालूम होगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नोट्स में दिया गया है इसीलिए छोटा कर लिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन कौन है भाई, तो सर आइजक न्यूटन। जो न्यूटन है वही सार्वभौमिक नियम दिए थे, किस चीज़ का, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कौन दिया था भाई, तो आइजक न्यूटन दिए थे। ठीक है,
सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है इसमें जो होता है जी होता है, ठीक है। तो जी का मान कितना होता है, तो जी का मान आप कमेंट में कीजिएगा कि कितना होता है, ठीक है। तो नहीं जानते हैं तो चलिए हम अभी बता ही देते हैं। तो जी का मान, बड़ा जी जो होता है इसका मान कितना होता है भाई, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में kg स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये यहीं तक एंड है। अगला चैप्टर फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।